नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को साकार करने के पथ पर अग्रसर एसएसपी अल्मोड़ा। सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर आर पार के आंदोलन की चेतावनी। हल्द्वानी पहुंचे फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव। महिला कल्याण संस्था द्वारा कार्यालय नंदा देवी में होली की बैठक शुरू। हल्द्वानी में खेल मंत्री रेखा आर्या ने ली समापन की तैयारी की बैठक। रामनगर में नेचर बायो फूड कंपनी की वार्षिक आम बैठक में मौजूद किसानों ने अपनी समस्याएं रखी। हादसों को दावत दे रहा है रोज साल सड़क में क्षतिग्रस्त कवर। पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही। अनुसूचित जाति की महिलाओं का पेयजल को लेकर एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन। जिलाधिकारी ने किया नागरिक चिकित्सालय का निरीक्षण। वननगर थाना क्षेत्र के सनसेरा चौक के पास पेड़ पर लटका मिला शव। वनाग्नि नियंत्रण को लेकर आपदा प्रबंधन संबंधित बैठक का आयोजन। धामी कैबिनेट ने 32 प्रस्ताव पर लगाई मोहर। एसडीएम रैंक के पीसीएस अफसर को साइबर ठगों ने बनाया निशाना। थाना पुलभट्टा क्षेत्र सतुइया में युवक की धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या का मामला आया सामने। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। अब खबरें विस्तार से। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को साकार करने के पथ पर अग्रसर एसएसपी अल्मोड़ा। नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर नशे के सौदागरों को पहुंचा रहे हैं सलाखों के पीछे। आज तड़के नशा तस्करों पर अल्मोड़ा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। भारी मात्रा में गांजा बरामद। एसओजी बदेघाट टीम ने पिकअप और बुलेनो कार से 116 किलो गांजा और भतरोज खान पुलिस ने अल्टो कार से 24 किलो गांजा किया बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं को लेकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरो ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुड़ा खान मीडार मोटर मार्ग 20 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, लेकिन उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार का अखंड बिल्कुल डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको मैंने वीडियो अभी साझा की है और सड़क में बिल्कुल सरकारी धन का बंदरमाट हो रहा है। इसके खिलाफ कल हम उग्र आंदोलन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काठगोदाम के कार्यालय में करेंगे। उसमें जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ उग्र आंदोलन करके मुंह पर कालिक पोतने का भी प्रयास करेंगे। हम राज्य आंदोलनकारी हैं और निश्चित रूप से इस राज्य के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और मैं समझता हूं कि नाम बताने की बार बार आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो मैं हरीश पनेरू, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि मिट्टी में जो है वो मसाला लगा के खाली आपके सामने रेत बिछा दिया गया और उसके ऊपर लेंटर डालने की तैयारी की जा रही थी। तो वो मैंने वीडियो साझा किए हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरी बात झूठी है, हमारे जिलाधिकारी जी को, हमारे कमिश्नर साहब को या हमारे किसी पीएमजीएसवाई के अधिकारी को, तो शाम तक का उनके पास वक्त है, आज रात तक का, वो मुझसे कहते हैं मेरे खिलाफ जो भी मुकदमा बनता है मेरे खिलाफ, क्योंकि जनता को गुमराह करने का 420 एक मुकदमा होता है, मैं कानूनी रूप से बता रहा हूँ, उसमें मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मेरी बात सच है तो फिर जिसने करा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यही बात है। ये निर्माण कार्य जो हो रहा है कितना किलोमीटर पर? ये 30 किलोमीटर है। इसमें पंता पटरानी एक अलग सड़क है, वो भी लगभग 30 किलोमीटर की है। अनरपा एक हमारे धारी ब्लॉक में पड़ती है, वो भी लगभग इतने 15 से 20 किलोमीटर की है। इन 3 सड़कों पे तो बहुत ही बेहनता ऊपर से ऐसा खनन दोहन हो रहा है। एक ग्रामीण का हमारा धर्म सिंह है अधोड़ा में, उसका मकान गिरने की जद में आ गया, उसका मकान को नुकसान हो रहा है बरसात में, इतना खनन कर लिया। वो खनन मैंने अब पटवारी से जाकर वहां हल्ला काट के वो रोका, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली, उस पर दीवार नहीं दे रहे। जहां मनमर्जी आ रही पुरानी दीवारों पे प्लास्टर चढ़ा के उन दीवारों को नपवाया जा रहा है, तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और क्योंकि इसमें बिगड़ जनप्रतिनिधि के, बिगड़ सरकार की शह के इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, तो इसमें लोकल के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका इसमें संरक्षण है। मैं खुले रूप से कह रहा हूं और अभी तो मैं जनप्रतिनिधि कह रहा हूं, मैं आने वाले टाइम में नाम लेके बताऊंगा कि ये पैसा ले रहा है। तो ये समय आने तो थोड़ा धीरे धीरे हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और जब सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तो हम गने विधायक ने, हम गने सांसद ने, हम गने ब्लॉक प्रमुख ने जो है इसमें भ्रष्टाचार किया कहेंगे, लेकिन जब तक सबूत नहीं है हम जनप्रतिनिधि करें और उसमें 100% उनका श्रेय है। क्योंकि बिगर जनप्रतिनिधि भाई, वो विधायक जी हमारे सड़क को देखने गए, वो कह रहे मैं सड़क का निरीक्षण कर रहा हूँ। अरे भैया, तुम सड़क कौन सा निरीक्षण, यही निरीक्षण करने गए थे? तुम होते हो देहरादून हो और कहते हो मैं देवली हूँ। और कल का मैं एक फोटो आपको बताऊं उनका, एक बड़ा मुद्दा आपके लिए बता रहा हूँ। कल मैं और वो गोलाबार सेम प्रोग्राम में गए और मैंने, हमारे देवली के एक थे
तो उसमें मैंने तो लिखा कि भाई हमारे विधानसभा भीमताल के देवली निवासी के यहाँ में बरपन में जनेऊ संस्कार में गला पार गया, वो लिखते हैं मैं देवली गया। आप बताइए मतलब कितना बड़ा झूठ है। अरे भैया कुछ तो डरो, कुछ तो सही चीज को लिखो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो उत्तराखंड को गुमराह कर रहे हैं, उत्तराखंड की सीधी सादी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जो हमारी लोकतंत्र डेमोक्रेसी की चौथी स्तंभ के रूप में हमारी मदद करते हैं, जनता की मदद करते हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मेन मुद्दा है ये ओखलकाटा विकासखंड का मुद्दा है। उसमें ओखलकाटा विकासखंड में छेड़ाखान, मिडार, अधोड़ा और पतलोट होते हुए जो ये सड़क है ये कम से कम 20 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है। और ये सड़क माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की विधानसभा को जोड़ने वाली ये सड़क है। इसमें 20 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है। पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उनने 20 करोड़ रुपए का बजट पास करा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात और भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आप जो ये भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं ये लोग 20 करोड़ के काम से कम 1 करोड़ का काम नहीं करा रहे हैं। वहाँ पे कहीं पे आप लोग, अगर मैं सबूत के तौर पर आपको मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ उसको, उसमें कैसा काम हो रहा है करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे एक परसों दीवार बनी थी, एक कलमट बना था, उस कलमट में हाथ से ही वो पक्की दीवार हाथ से ही निकल रही है। बताओ ऐसा काम हो रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कल को पीएमजीएसवाई कार्यालय में उग्र आंदोलन होगा और भारी मात्रा में क्षेत्र के लोग आएंगे और आक्रोश के साथ अपने मुद्दे को रखेंगे। और हम लोग यही आप लोगों से भी कामना करते हैं कि आप लोग हमारा साथ देंगे और ये शासन प्रशासन तक बात पहुंचे और हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय हो। आपका नाम? मेरा नाम दीपक सिंह मेवाड़ी। हल्द्वानी पहुंचे फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पीयूष जैन का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने के बाद हल्द्वानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इसके लिए पूरे देश को अभी से तैयार रहना होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो एक बड़े गौरव की बात है और मैंने आज भी वहां पे कहा था कि देवभूमि अब खेल भूमि बनने जा रही है। उत्तराखंड के द्वारा सफल आयोजन किया गया 38वें नेशनल खेलों का पूरे मनोयोग से जब 28 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन खेलों का उद्घाटन किया था, तो और अब एक खेल समापन की ओर बढ़ रहे हैं और 14 तारीख को यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी समापन करने जा रहे हैं। तो इन खेलों से उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव किस सेंस में आएगा? एक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो गया इस खेलों के बहाने, चाहे नैनीताल हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे देहरादून हो, रुद्रपुर हो, पिथौरागढ़ हो, इन खेलों का जो सबसे बड़ी चीज रही, इन खेलों का अलग अलग जगह आयोजन हुआ। इस बहाने क्या हुआ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इक्विपमेंट आ गए। अब जब खेल खत्म हो जाएंगे तो इन नेशनल गेम्स के खत्म होते ही इन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन इक्विपमेंट्स का सही उपयोग हो तो आगे आने वाले समय में उत्तराखंड से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे और यही सफलता होगी इन नेशनल गेम्स की। देखिए, खेल एक खिलाड़ी बनने की एक पूरी प्रक्रिया है। आज डॉक्टर उपल सर ने अपने उसमें लेक्चर में बताया पीपीटी में कि किस तरह से खिलाड़ी बनते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अब आपके पास आ गए अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जरूरत है कि अच्छे कोचेज आए, स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट मिले, ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा चले, तो निश्चित रूप से जो बच्चे अभी तक पूरे देश में या पूरे उत्तराखंड में हैं उनको एक जगह मिलेगी जिससे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। देखिए, ये जो खेल कूद को अगर आगे बढ़ाना है आपने, तो इसमें टीम की सपोर्ट की जरूरत है। वो टीम जो है उसमें जो शारीरिक शिक्षक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उनके साथ जो आपको चाहिए क्रीड़ा वैज्ञानिक भी चाहिए अच्छे स्तर के, जो उनको शुरू से लेके उनका मूल्यांकन करें, बच्चे में क्या कमी है वो कोचेस को बताएं, कोचेस उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि पिछले नेशनल गेम्स में शायद आपके बहुत थोड़े से मेडल आए थे, आज जहां समापन की ओर बढ़ रहे हैं ऑलरेडी आपने 30 का नंबर का हासिल करनी है, 30 मेडल आपने हासिल करनी है। और उससे हमको ये महसूस हो रहा है कि ये जो उत्तराखंड है
ये आगे आके बहुत बड़ी खेल कूद में एक फोर्स बनने वाली हैं और हमारे देश को अच्छे अच्छे खिलाड़ी देंगे। और जब जैसे डॉक्टर पीयूष ने बोला कि 1936 में अगर ओलंपिक्स होते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि उस भारत की टीम में उत्तराखंड के बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जो भारत को मेडल्स दिलवाएंगे। हमारी भारत सरकार है और राज्य सरकार खेलों के प्रति जागरूक तो है और वो बढ़ाना भी चाहती है, लेकिन ज़रूरत है कि हम लोग ऐसे क्षेत्रों में भी जाएं जहां पर जो हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको पहले ढूंढना पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रम सरकार की तरफ से कहें या हमारे जो भी समर्थ संस्थाएं हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करें जिससे हम प्रतिभाओं को आगे ढूंढ सके और उनको आगे लाने के लिए हम उनके लिए व्यापक व्यवस्था कर सकें। महिला कल्याण संस्था द्वारा महिला कल्याण संस्था के कार्यालय नंदा देवी में होली की बैठक होली के गानों और डांस के साथ शुरू की गई, जिसमें तय किया गया कि इस बार सभी टीम कुछ अलग अलग कार्यक्रम करके दिखाएंगे। इसके साथ ही जुलूस में भी पूरे भारत के रंग देखने को मिलेंगे। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम की तैयारी की बैठक लेते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को सही समय पर समुचित व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी वंदना सिंह, आईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत और खेल निदेशक प्रशांत आर्य सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गेम का जिस प्रकार से आगाज हुआ था, आप हम सब लोगों ने देखा था कि बहुत ही हिस्टोरिकल रहा है। ठीक उसी तर्ज पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि समापन जो है अब गोलापार हमारे हल्द्वानी जनपद नैनीताल में होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रमों से होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम भी उतना ही वृहद और उतना ही ऐतिहासिक रहे। तो आज उसी की तैयारी बैठक जो है हमने ली है और निश्चित रूप से ये गोलापार में जब ये समापन होगा तो ये भी अपने आप में इतिहास रचे, उसकी तैयारी की गई है। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे अब तक का जो हमारा 38 नेशनल गेम का जो सफरनामा है वो हम सबको दिखा पाएं। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे जितने एथलीट हैं, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने हमारे मेडलिस्ट हैं, उन सब को हम लोग सम्मान दे पाएं, उनको विजुअलाइज किया जाए ताकि सब लोग उनको बहुत अच्छे ढंग से जान पाए कि आज हम गोल्ड मेडल में 20वें स्थान पर हैं और 20 गोल्ड मेडल के साथ में है और 7वें स्थान को हम बनाए हुए हैं, जो कि बहुत गर्व की बात है। इस चीज को भी हम लोग प्रदर्शित करें। इसके अतिरिक्त जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम है, योगा जो हमारा आगे चल के मतलब मुझे बेहद खुशी होती है आप लोगों को बताते हुए कि योगासना जो है आने वाले समय में एशियन गेम के रूप में भी उसका कंपटीशन होने जा रहा है, तो उसका भी एक प्रेजेंटेशन वहां पर होने जा रहा है। तो योगा भी जो है वहां पर सबके लिए जो है हमारी पारंपरिक जो है हमारा एक खेल है, ये भी हमारे बीच में प्रदर्शित होगा। तो सारे कार्यक्रम जो है एक तरीके से पूरे अच्छे प्रबंधन के साथ में और अब तक के सफरनामे के साथ में, अचीवमेंट के साथ में और हमारी संस्कृति के साथ में जो है सबके लिए जो है वहां पे एक वृहद रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक रहेगा और कानून व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आगंतुकों के प्रोटोकॉल से लेकर वो सब की चिंता जो है आज हमने संबंधित जिलाधिकारी और संबंधित जनपद नैनीताल के कमिश्नर से लेकर आईजी पुलिस सभी को हमने आज निर्देशित करा है कि इसकी पूरी चिंता कर ले ताकि जो है किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि यह कार्यक्रम वृहद और ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सबकी भागीदारी के साथ
साथ ये संभव होगा। नेचर बायो फूड नामक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक हुई थी, जिसमें रामनगर विकास खंड के अलावा कोटाबाग, उखलढूंगा, पाटकोट के अलावा कई इलाकों से करीब 1300 से अधिक महिला एवं पुरुष कृषकों ने प्रतिभाग किया था। बैठक शुरू होने के दौरान मौजूद किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर मौजूद कंपनी के अधिकारियों के सामने जहां एक तरफ अपनी बातों को रखा, उनका समाधान करने की बात कही, तो वहीं किसानों द्वारा कंपनी के द्वारा किसानों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सहायता एवं सौर ऊर्जा लाइट न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैडम आपका नाम? मेरा नाम गंगा बिस्ट है, मैं गैबुआ से हूँ और हम यहाँ पे किसान मीटिंग में आए थे। जो नेचर बायो फूड एक कंपनी है, उसमें बासमती धान किसान लगाते हैं। आज इनकी खुली बैठक थी यहाँ पे, आम बैठक। सभी ब्लॉक से यहाँ पे आए थे, पाटकोट, कोटाबाग और बेतालघाट और ढेला, सारे किसान, कम से 1300-1400 किसान यहाँ पे उपस्थित थे। तो जिससे कि कुछ किसानों ने अपनी बात रखी कि यहाँ पे सोलर फेंसिंग जो है एक ही गांव को दी जाती है, किसान तो सभी जगह हैं। जैसे ढेला में जो किसान है केवल उन्हीं को दिया जाता है, बाकी जगह यहाँ पे कोई योजना का नाम नहीं दिया जाता है। कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह दिए जाते हैं या ट्रैक्टर वगैरह वहाँ दिए जाएंगे जहाँ पे अध्यक्ष हो या उसके आसपास के लोग हों, वहीं पर दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है, और ना ही कोटाबाग के अंदर जो बैलपड़ाव क्षेत्र है, ना वहाँ पे कोई विकास किया गया है। इन्होंने सभी किसान बड़े संतुष्ट, बड़े उससे वो थे कि हम लोग आज मीटिंग में जा रहे हैं, अपनी बातें रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि सारे जितने अधिकारी यहाँ पे आए थे सब अपनी कुर्सी छोड़ के भाग चुके हैं और अपनी बात सारे लोगों ने रखी है। और महिलाएँ इतनी बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग लिया है, महिलाओं ने भी अपनी बात रखी है। और हम लोगों को ये हुआ है कि इन लोगों ने 5000 का रेट रखा था धान का, और बासमती धान का रेट था 5000, जिससे किसी को 4400 तो इन्होंने किसी के दबाव में आके दे दिया, किसी को 4100 दिया है, किसी को 3500। गरीब जो थे मालदन साइड में आप देखेंगे 3100-3200 का रेट दिया गया है। ये धान का बीज इतना गंदा था कि आपको विश्वास नहीं आएगा। कुछ तो इतना काला था कि लोगों को शिकायत भी आई, तो इन्होंने लोगों को चुप कराया और इसके बाद जमा ही नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा आपका तो बीज ये जमा नहीं, तो हम कैसे, आप हमें रेट तो सही दे दीजिए। ये बोले हमारी की गलती है। और ये रेट लेते वक्त बोलते हैं, जिस टाइम हम लोग धान का बीज किसान लेता है 500 रुपये लेते हैं, 5 किलो बीज का 465 रुपये इन्होंने लिया। उसके बाद कोई ऑडिटर आते हैं तो ये बोलते हैं, उसके बाद कोई ऑडिटर आते हैं तो ये बोलते हैं कि आप ऑडिटर से ऐसा बोलिए कि आप ये मत बोलना कि हमने आपसे खरीदा, आप बोलना हमने अपने घर में बीज बनाया है। और स्कॉलरशिप की बात भी हाँ, स्कॉलरशिप की बात इन्होंने रखी थी। 2023 से अभी तक आप देख लीजिए, 1 साल हो गया, दूसरा साल लग गया, कोई स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। और जो किसान थे जिनकी थी कि आपको पेंशन लगाई जाएगी इसके माध्यम से, जो बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं है, जिनके पिताजी माताजी नहीं है, इसमें फंडिंग होती है बाहर से। इसका एक फाउंडेशन भी है, एलटी फाउंडेशन, उसके माध्यम से बाहर से बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, जो इन लोगों ने बिल्कुल यूज़ नहीं करी। पता नहीं यार, ये हम क्या जान सकते हैं, ये तो कर्मचारी आप भी लोग जान सकते हैं कि क्यों गायब हो गए। 2-4 बातें कहीं लोगों ने और फिर ऐसे गायब हो रहे, चलो 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 घर में चलो। किस लिए आ रहे हैं? खाने के लिए थोड़ा आ रहे हैं? हम भूखे थोड़ना है, बात सुनने के लिए आ रहे हैं, बात देखने के लिए, मतलब सुनने के लिए आ रखे हैं यहाँ पर। और जो काम भी हो रहे हैं यहाँ पर, जैविक मतलब धान लगा रहे हैं, बासमती का धान लगा रहे हैं हम लोग, तो इसमें ये है कि मतलब जो चीज़ मिलती है वो चीज़ मतलब पैसों में मिलती है कि यहाँ से फ्री मिलती है, ये बताओ आप लोग पहले। और हम लोगों से पैसे लेते हैं, फिर ये लोग आगे वो करते हैं। जब पहले साल में जब 24 में, हाँ 24 में पाइप आए थे, पाइप हमको नहीं मिले, सारे गाँव वाले उखलढूंगा को मिले हैं, हमको नहीं मिले। कंबल आए हैं, कंबल भी गरीब और किसी का, हम भी गरीब है। मैंने गाँव वाले से पूछा कि मैं कितने गरीब हूँ, गाँव वाले से पूछा कि मैं कितने गरीब हूँ। मेरे लड़के नहीं, एक लड़की है मेरी, क्या कौन से मेरे आदमी हम अपने काश्तकार करते हैं, फिर हम अपना कारोबार चलाते हैं। जो धान बोते नहीं है उनको दे रखे हैं कंबल, हाँ उनको दे रखे हैं, उनको कंबल नहीं मिले हुए। और जिनके लड़के हैं उनको कंबल दे रखे हैं, हमको तब तक हमको कंबल नहीं दे रखे हैं। पाइप उन लोगों ने कहा कि जिनके गरीब बच्चे हैं उनको मिलेंगे। क्या हम धान लगा रहे तो हम पराल कहाँ पे लगाएंगे? विभाग जनता को सुरक्षित यातायात देने के लिए कितने संवेदनशील है, इसका जीता जागता उदाहरण चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत क्षेत्र की रोसाल सड़क में देखा जा सकता है। नेपाल सीमा को जोड़ने वाली रोसाल सड़क में कमलेड़ी के पास पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा 1 वर्ष पूर्व बनाया गया कवर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहन चालक जान हथेली में रख यात्रियों की जान खतरे में डालकर वाहनों का संचालन कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र वासियों में रोष व्याप्त है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कमलेड़ी 20 सड़क में इसका टूटता हुआ है। आज पिछले कुछ दिनों मेरा एक 7 दिवसीय कार्यक्रम था, वहाँ भागवत कथा लगी हुई थी और मेरा अक्सर जाना होता है। आपदा के बाद केवल मट्टी हटाने के अलावा विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। एक इस कवर जिसका वीडियो भी शायद वायरल हो रहा है,
वो उसको देख के ऐसा लगता है कि ढक दिया गया। एक जो रोड जिस पर कम से कम रोज 100 से अधिक वाहन चलते हों और उस इलाके में जनसंख्या भी अपने आप में बहुत अधिक है, ऐसी रोड को, संवेदनशील रोड को एकदम अपनी मर्जी से इस कवर को ढक देना, उस पर कोई कार्यवाही ना होना, ना कोई काम होना, यह विभाग की नाकामी दर्शाता है। विभाग को मेन रोड जो भी क्षेत्र को जोड़ती हैं, चलो साइड की रोड थोड़ा सा बाद में हो सकती हैं, जो मेन रोड है जिनसे क्षेत्र जुड़ा विशेषकर अधिकारियों द्वारा जांच कराकर अति आवश्यक काम तुरंत करना चाहिए और इस पर तुरंत सरकार को भी गौर करना चाहिए। धन्यवाद। चंपावत जिले में लोगों का आरोप है कि जल जीवन मिशन योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। लोहाघाट के कोलीढेग ग्राम सभा के देवखुरा तोक की अनुसूचित बस्ती में लंबे समय से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। महिलाएं 2 किलोमीटर दूर कोली झील से पानी ढोकर अपनी दिनचर्या चला रही हैं। जब प्रशासन के द्वारा महिलाओं की सुध नहीं ली गई तो मंगलवार को रेखा देवी के नेतृत्व में आक्रोशित महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में प्रशासन व जल निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। खाली कह दिया पानी मिलेगा मिलेगा करके हो गया है, जैसे पहले था वैसा ही है अब भी। मीटिंग के बाद हमने पहले भी मीटिंग रखी थी, 2 दिन हमारे यहाँ पानी आया, घर में चेकिंग करने के लिए भी नहीं आ रहा है पानी। तो दिक्कत है वही, पानी की मांग हुई हमें और पानी चाहिए हमें। वैसे ही नॉलेज से दूसरों के नॉलेज आना पड़ता है, तो वहाँ में तो नहीं मिलता है। वहाँ नॉले में भी तो पानी नहीं है, नॉले भी तो सूख रखे हैं। योजना कुछ योजना नहीं बना रखी हम लोगों तो भेदभाव हो रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो हम वहाँ 2 किलोमीटर झील में जाते हैं पानी भरने के लिए, वहाँ से लेके आते हैं बाल्टी में। क्या मांग है? सरकार से वही मांग तो हुई, पानी की मांग हुई। कदम क्या होगा? वही फिर कदम आगे को जाएंगे, जहाँ पानी तक, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। हाँ, हम धरना में बैठ जाएंगे ना फिर। क्या पानी के लिए आए हैं हम यहाँ, हमको पानी चाहिए। और क्या कहते हैं, ये हमको ऐसे ही बहला कुचका के फेंक देते हैं, पानी तो देते नहीं है, खाली वहाँ घर में भी आ जाते हैं। इनका आने का मतलब क्या हुआ? क्या इसके मतलब हमको पानी नहीं देंगे? पानी कब देंगे? ये हर जगह पानी, नौला भी नहीं है हमारे पास, हमारे पास नौला भी नहीं है। हम कहते हैं कि हमको पानी दो, कहीं से भी दो। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हमको जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे, धरना पे जाता होगा। हाँ फिर अभी हम यहाँ अभी तो इतने देर में पहुँचे, हम यहाँ आए, हमारे गाय के लिए पानी नहीं है। ये खुद ही कह रहे हैं हम यहाँ आने से तो हम कहीं से पानी मांग के तो जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदौरिया ने नागरिक चिकित्सालय खटीमा का निरीक्षण किया और डॉक्टर और स्टाफ को अस्पताल में होने वाली कमी को दूर करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कुछ टेक्निकल कमी पर जिलाधिकारी ने स्टाफ को फटकार भी लगाई। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। इसमें बैठक हम लोगों ने देखी, बैठक में हम लोगों ने जो निर्देश दिए उसमें अनुपालन को हम लोग करा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि कुछ आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं जो रखी गई हैं उनको चेक करा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके अनुरूप उनकी सेवाएं नहीं पाई जा रही हैं। इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है उनको करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अनुमोदन दिया गया है और साफ से और चुस्ती बरतने के लिए कुछ सिस्टम्स को, टोकन बेस्ड सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर दें ताकि लोगों को सुविधा हो ओपीडी में, उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है। सर बात की जाए, लंबे समय से करोड़ों रुपए की मशीनरियाँ पड़ी हैं, जैसे कि हमारे मशीन हम लोग पूरे चेक करा रहे हैं। उसके लिए एक समिति गठित की गई है जो इसमें रिपोर्ट देगी। सारी जितनी भी हमारी वो मशीन्स हैं उनको हम लोगों ने रिपेयर कराने के लिए पूरा एक व्यवस्था बनाई है। उसके लिए तुरंत ही आप लोगों को जल्दी 15 दिन में वो रिपेयर हो। मध्यनगर थाना क्षेत्र के संसेरा चौक सिटकुल के पीछे झाड़ियों के बने जंगल में अमरूद के पेड़ में एक शव लटका मिला। शव काफी दिन पुराना लग रहा था, पूरी तरह से सड़ गल चुका था। ये देख वहां से गुजर रहे लोगों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर थाना अध्यक्ष पन्नगर सुंदरम शर्मा, चौकी प्रभारी सिटकुल प्रदीप कोहली पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये अभी 10-15 दिन पहले एक गुमशुदगी दर्ज करी थी एक परिवार ने, और उसकी ढूंढ जारी थी और आज इसकी बॉडी मिली है। ये पेड़ पे, जंगल में पेड़ में लटकी मिली, तो और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया गया है और जैसे भी
जो साक्ष्य मिलते हैं उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। वन पंचायत हॉल में डीएफओ की अध्यक्षता में वन पंचायत सरपंचों की वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधी 1 दिवसीय विकास खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई। जिला मुख्यालय वन पंचायत हॉल में वन विभाग की ओर से वन पंचायत सरपंचों की वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधित विकास खंड स्तरीय इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इस समय जो हो रहा है, हम चंपावत जनपद के सभी 571 वन पंचायतों को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको किट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ चंपावत से शुरुआत हो रही है। इसमें आपदा से संबंधित सभी, चाहे बाढ़ की आपदा हो, भूकंप की आपदा हो या फर्स्ट एड में कैसे काम करना है, घायल अगर कोई होता है, इन सभी चीज़ों का एक किस्म से सभी विभाग प्रशिक्षण देंगे। इसमें पुलिस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, आपदा प्रबंधन वाले हैं और निश्चित तौर पर वन विभाग वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अब वन विभाग की आपदा वनाग्नि आने वाली है। इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमने एक विशेषज्ञ के रूप पर अल्मोड़ा से पाठक जी को बुला रखा है, जो शीतला खेत मॉडल पर काम कर रहे हैं। वो जहाँ पर कि चीड़ के जंगल में लोगों ने बांज उगाना शुरू कर दिया है, बांज आया है, वैसे ही जंगल यहाँ भी है और उसी मॉड्यूल को यहाँ पर भी अपनाया जाए, यह हमारा प्रयास रहेगा। इसीलिए ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जनपद में जितनी भी वन पंचायतें हैं, जो कि जनपद चंपावत के लिए 571 वन पंचायतें हैं, उनको जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से और वन विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला वनाग्नि पर आयोजित की जा रही है, जो कि हर विकास खंड में होनी है। आज उसका प्रथम दिन है। चंपावत विकास खंड में ये कार्यशाला दी जा रही है, जिसमें वन विभाग के साथ साथ चिकित्सा विभाग, आपदा, SDRF, पुलिस और फायर की एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्हें वनाग्नि की आपदा एवं अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या व्यवहारिक उसके लिए कार्य होने चाहिए, वो उसकी जानकारी दी जाएगी। इसी तरह से हमारे पाटी विकास खंड में, लोहाघाट विकास खंड में और बाराकोट विकास खंड में भी इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। धामी कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। सूत्रों के अनुसार 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को भी धामी कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए करीब 1 लाख करोड़ के बजट पर मोहर लगाई है। इसके साथ ही सदन पर रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है। पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को भी मंजूरी दी गई है और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मंत्री जी, देखिए 32 प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है, क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। कैबिनेट में 33 मुद्दों पे, 33 से ज़्यादा मुद्दों पे बात हुई है, जिसमें राज्य के बजट को लेकर के, इसके अलावा ये जो आपका वनाग्नि का सीजन आ रहा है, वनाग्नि में किस तरह जन सहभागिता के साथ जो है हमारे ग्राम पंचायतें, हमारे वन पंचायतों के सरपंच, हमारी महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, इन सब के सहयोग से और वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से किस तरह वनाग्नि को रोका जा सके। इसके अलावा निर्वाचन विभाग का ढांचे को भी रिवाइज किया गया है। इसके साथ साथ पर्यटन विभाग में भी जो रोपवे बनना है आपका केदारनाथ का और हेमकुंड का, इनको लेकर के चर्चाएं हुई हैं। साथ साथ सैनिक कल्याण विभाग भी जमीन काफ़ी समय से मांग रहा था, उनको जमीन देने का निर्णय हुआ है। इस तरह से कई निर्णय हैं, पर्यटन से, उद्योग से संबंधित लिए गए हैं और ऊर्जा से संबंधित और आवास से संबंधित, कुल मिला के 33 मामले से ज़्यादा मामलों पर। बजट पे क्या क्या चर्चा होगी? देखिए बजट की चर्चा आपको जानते हैं कि ये पूरी तरह गोपनीय होता है। ये जब क्या सहमति दे दी गई है? जी हाँ, मंत्रिमंडल ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया सहमति। उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी न हो, इसके लिए जागरूकता अभियान अधिकारियों के द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब लोगों को जागरूक करने वाले अधिकारी ही साइबर ठगी का शिकार होंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में साइबर ठगों के द्वारा SDM रैंक के PCS अफसर रुद्रपुर
नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी नरेश चंद्र दुर्गपाल को निशाना बनाया गया, जिसमें नरेश दुर्गपाल के खाते से साइबर ठगों के द्वारा अलग अलग 2 खातों से 1,84,000 रुपए की ठगी की गई। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मुख्य नगर अधिकारी की तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, ये गुमशुदगी परसों अब एक बंटी जो लड़का है उसकी माँ के द्वारा लिखाई गई थी। तो ये इसका पता, इसकी बॉडी का फिर ये 3 अभियुक्त बाइस्तबा जो लिखवाए गए थे उनसे पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा इकबाल किया गया कि हाँ हमने एक विवाद में इसकी हत्या करी है, और तीनों से पूछताछ जारी है। अभी तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। थाना पुलबट्टा क्षेत्र सतोहिया में युवक की धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। उसके बाद शव गांव के पुराने खंडहर में छुपा दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है और शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक तहरीर मिली है हमको कि एक पक्ष ने उनके घर में आकर गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया और फायरिंग करी। अभी उसमें जांच करी जा रही है कि क्या वास्तव में कैसे झगड़ा हुआ, किसके द्वारा ये क्षतिग्रस्त की गई, और जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। खटीमा के झाऊ परसा गांव के प्राथमिक विद्यालय में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें आनंद रिसर्च सेंटर खटीमा के डॉक्टर अखिलेश कुमार व टीम के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुचारू रूप से चलाया गया। शिविर में आए हुए मरीजों को शुगर की जांच, बीपी तथा अन्य प्रकार की जांच कर उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिसमें 70 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आज ये कैंप लगाया गया उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा सौजन्य से आनंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर खटीमा के द्वारा। गाँव था झाऊ परसा गाँव में। कैसा रहा? लगभग हमने यहाँ पे 70 मरीजों को देखा। पाई गई इसमें ज़्यादातर मरीजों की दिक्कत थी कमर दर्द, बुखार, बॉडी एक, इसी टाइप के मरीज थे इसमें। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया गया? सबसे ज़्यादा कमर दर्द के मरीजों को पाया गया। उनको विटामिन डी की कैप्सूल और कैल्शियम की गोलियाँ दे दी गई हैं और दोबारा फिर से कैंप के लिए वो किया गया है। सर्वप्रथम उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी इंजीनियर के द्वारा आज झाऊ परसा में कैंप लगाया गया। वहाँ प्राथमिक विद्यालय में उस कैंप के द्वारा लगभग 70 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। वहाँ आनंद हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बहुत ही बखूबी तरीके से लोगों की जांच की, उनके सारे ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया। हमारा ट्रस्ट ऐसे ही समाज सेवा, मानव सेवा और पर्यावरण के तहत हमेशा काम करता हुआ आ रहा है और आगे भी हम ऐसे ही करते जाएंगे। इस जो 70 मरीजों की जांच हुई है उस जांच में उनको ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कमर दर्द के मरीज ज्यादा है और वहाँ फंगल और कमर दर्द और अनेक प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार की ज्यादा आवश्यकता है। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।